हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। चलो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है बच्चों, देखो जैसे फर्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने जो डायरेक्ट फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/r² उसे यूज़ किया जहाँ तक वो यूज़ हो सकता था। लेकिन बहुत सारे केसेस हमको बीच में ऐसे मिले जहां पर कि एक दूसरा मेथड जो कि था गॉस लॉ, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ज़्यादा इजी था, है ना। जैसे कि लाइन चार्ज के लिए, शीट के लिए, स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी के लिए वहां पे हमने क्या यूज़ किया? गॉस लॉ। इसी तरीके से यहां पर हमने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड निकाला है बाय बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं बच्चों एक और लॉ की हेल्प से, जो कि है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये बायोट-सैवर्ट लॉ से भी ज़्यादा इजी है अप्लाई करना। तो आप ये मान सकते हो जिस तरीके से गॉस लॉ था फर्स्ट चैप्टर में, उसी तरीके से काम करेगा। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो लॉ है मैग्नेटिज्म में वो क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम करते हैं इसकी शुरुआत। तो बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे, बिकॉज स्टेटमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट को पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। एक एक टर्म हम इसकी समझेंगे। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये लॉ कहता है बच्चों द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप। अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का, पूरी समझाऊंगा मैं। ओवर अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स the total current passing through the loop। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। क्या मतलब है अब इस बात का? तो जरा ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास है एक सर्कुलर लूप या किसी भी शेप का लूप। ठीक है, शुरुआत करते सर्कल से। मान लो हमारे पास है एक सर्कुलर लूप, ठीक है, और उस सर्कुलर लूप के किसी भी एक पॉइंट पे मैंने निकालनी है, मान लो पॉइंट पी पे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और हम ये मान लें कि इस पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, मान लो। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, इस सर्कल के थ्रू एक वायर पास हो रही है जिसमें करंट जा रहा है आई। अब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली उस मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स तो होगा जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मान लेते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो एक वायर है विच इज पासिंग थ्रू द लूप। लूप के बाहर से नहीं, लूप के थ्रू, विच इज पासिंग थ्रू द लूप। ठीक है, उसमें करंट कितना है? आई। ओके, अच्छा, क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि यहां पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप इस लूप पे एक छोटा सा हिस्सा लें डीएल लेंथ का। लूप है, ये सर्कल है, इट इज नॉट अ सरफेस। ये सर्कल है, लूप समझते हो ना आप? ये कोई सरफेस नहीं है, ऐसा सर्कल है, सर्कुलर लूप है और इसके थ्रू वायर पास हो रही है जिसमें करंट है आई। ठीक, तो यहां पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बी, तो ये लॉ कहता है कि आप यहां पे एक छोटा सा पार्ट लें डीएल लेंथ का। किस डायरेक्शन में? किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आई बात? देखो, आप अपनी मर्जी से लूप की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लो, एक सेंस मान लो कि मान लो लूप जो है वो ऐसे है। ठीक, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क तभी पड़ेगा अगर इस लूप के थ्रू कई सारी वायर्स हो जिनमें करंट्स अलग अलग डायरेक्शन में हो। वैसा भी अभी एक केस आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी क्या है कि ये लूप है, इसके थ्रू एक वायर पास हो रही है जिसमें करंट क्या है? आई।
और हमने इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि है बी, इस पॉइंट पे। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे एक छोटी सी लेंथ का एलिमेंट है डीएल। तो ये लॉ क्या कहता है बच्चों? ये लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे मतलब है बी डी एल का डॉट प्रोडक्ट, बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। लूप से टोटल करंट कितना पास हो रहा है? आई। और म्यू नॉट टाइम्स इसलिए बिकॉज हमने माना है कि यहां पे क्या है? फ्री स्पेस है। अगर यहां पे कोई और मीडियम होता तो उसका म्यू यहां पे लगाया जाता। तो इस फंडे को यूज करके अननोन बी निकाला जा सकता है। कैसे? ओके, मान लो यहां पर एक वायर है और इस लूप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। चलो अब इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो इस लॉ के बारे में और बातें हमको समझ में आएंगी। मान लो यहां पे वायर है एक, और मुझे बोला है कि इस वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। बायोट सावर्ट लॉ मेरे को नहीं पता, पर मेरे को एम्पियर सर्किटल लॉ पता है जो कि है ये, ठीक है। मेरे को बायोट सावर्ट लॉ नहीं पता, एम्पियर सर्किटल लॉ मालूम है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मुझे आई करंट कैरिंग वायर से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये वेरी लॉन्ग वायर है, हमें नहीं पता कहां से शुरू हो रही है और हमें नहीं पता कहां पे खत्म हो रही है। और वेरी लॉन्ग वायर के लिए रिजल्ट हम लोग बायोट सावर्ट लॉ से ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, है ना। चलो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करें। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करना है? जैसे आपको निकालनी है यहां पे पी पॉइंट पे फील्ड, तो आप एक लूप कंसीडर करो जो पी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक। अच्छा, एक बात तो पक्की है कि इस वायर से हर तरफ आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बराबर होगी, है ना। तो कॉमन सेंस क्या बैठती है? अगर मैं बोल रहा हूं लूप, तो आप कहोगे किस शेप का लूप? स्क्वायर शेप का लूप, सर्कल शेप का लूप, किस शेप का लूप, या इररेगुलर शेप का लूप? कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मैं यहां पे एक सर्कुलर लूप लूं आर रेडियस का, है ना, तो उस पे हर जगह पर फील्ड क्या है? बराबर है। समझ में आई बात? हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वो आर डिस्टेंस इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी हो सकता है। उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो कैसा लूप बनेगा? सर्कुलर लूप बने, है ना। समझ में आई बात? और उसी पे एक पॉइंट है P जहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अब आप पहला स्टेप लगाओ, यहां पे आप लोगे छोटा सा dl, ठीक। और अगर तुम लूप पे dl ले रहे हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी लूप के अलोंग। टेंजेंशियल बोल दो, टेंजेंशियल बोल दो। अगर मैं इसको ऊपर से दिखाऊं, यही डायग्राम में आपको ऊपर से दिखाऊं, तो ये वाला लूप यहां से देखने पे ऐसा दिखेगा, ठीक। ऊपर से देख रहे हैं, यहां से टॉप व्यू इसका हम ले रहे हैं, तो करंट हमारी तरफ आ रहा है, तो ये करंट हो गया, है ना। करंट हमारी तरफ आ रहा है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? हम उसको डॉट से दिखाएंगे। तो ये यहां पे हमने क्या लिया है? डीएल लिया है, ठीक। और राइट हैंड थंब रूल से तो आपको पता ही है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, बायोट सावर्ट लॉ नहीं लगाना, बट हमको डायरेक्शन के बारे में तो पता है ना। इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, है ना, ऐसे ऐसे करके। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस तरफ इनटू द प्लेन और इस तरफ होंगी आउट ऑफ द प्लेन, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस जगह पर ऐसे अंदर की तरफ, है ना। और डीएल भी कैसा है? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, यहां पे ये डीएल है और किसी भी पॉइंट पे बी भी ऐसे ही होगा। यहां पे डीएल लोगे तो बी इधर, यहां पे डीएल लोगे तो बी इधर। समझ में आई बात? तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। चलो इस लॉ को अप्लाई करें। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इस लूप के थ्रू जो करंट पास हो रहा है बच्चों, इस लूप के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो है आई।
दिस लूप इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। अब आप थोड़ा थोड़ा रिलेट करो, जैसे कि गॉसियन सरफेस होता था, जैसे गॉसियन सरफेस होता था, जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे तो कि इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेते थे, है ना, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी उस पॉइंट से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस, इसी तरीके से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास होता हुआ एक लूप। अब वो लूप सर्कुलर लेना है या कैसा लेना है, ये आपको दिमाग लगाना होगा, लेकिन हम उस बेसिस पे चलें जो हमको सिलेबस में है या जो हमको जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें सर्कुलर लूप होगा, ज्यादा से ज्यादा एक जगह पे स्क्वायर लूप है, ज्यादा कुछ भी नहीं करने का है। और वो 2-3 स्पेशल केसेस पे ही क्वेश्चंस आते हैं जिनको मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट अभी हम इस चीज को समझें, तो ये आ गया, ठीक है। cos 0 होता है 1। अब b तो आपको बता दिया, ये r डिस्टेंस पे कहीं भी पॉइंट लोगे तो b हर जगह क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो b कांस्टेंट है, बाहर आ गया। dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। dl क्या है dl का इंटीग्रल, ये सारे dl 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 जोड़ देंगे, ये r रेडियस का सर्कल है, तो क्या होगा, इसका पूरा लेंथ आएगा सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई r। तो b क्या होगा, b होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। समझ में आई बात बच्चों? अब ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं ना बायोट-सैवर्ट लॉ से। बायोट-सैवर्ट लॉ में स्ट्रेट कंडक्टर के लिए अभी पिछले ही लेक्चर में आपको जनरल केस बताया था, ये फॉर्मूला, और आपको ये भी बताया था कि अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर हो तो φ1 φ2 जो एंगल्स होते हैं दोनों 90 डिग्री होते हैं, sin 90 + 990 1 + 1 2, 4 से 2 कटेगा। तो हमने पहले ही डिराइव कर लिया था कि ये क्या आया है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और वही रिजल्ट हमको इससे भी मिला है। तो इस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज किया जा सकता है, ठीक। एम्पियर सर्किटल लॉ बच्चों हर जगह पर वैलिड होता है, हर तरह से वैलिड होता है, लेकिन यूजफुल होता है 2-3 जगह पर, जहां पर अप्लाई करना हमारे लिए इजी होता है। या फिर हम सिंपल इस तरीके से बात करें कि भैया हमको कहां से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं इट इज यूजफुल सबसे पहले when B is tangential to DL, मतलब कि B और DL जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ऐसे हर जगह पर। यानी आप एक पूरा लूप लोगे, लूप के हर एक पॉइंट पे B और DL क्या होने चाहिए, टेंजेंशियल, ठीक है। दूसरा, ये वही वाला केस हो गया जो अभी हमने किया है ना। दूसरा, B इज परपेंडिकुलर टू DL। दूसरा केस ये हो सकता है कि B और DL जो है वो परपेंडिकुलर हों हर जगह पे। या अगर एक लूप के हर जगह पे B और DL टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर ना हो, तो आपको क्लियरली पता हो कि लूप के इतने पार्ट के लिए B और DL परपेंडिकुलर हैं, लूप के इतने पार्ट के लिए B और DL टेंजेंशियल है, इस तरीके से, ठीक। कहने का मतलब यह है, इन दोनों ही पॉइंट्स में कहने का मतलब यह है कि आपको या तो एंगल B और DL के बीच में 0 डिग्री मिलेगा या आपको 90 डिग्री मिलेगा, ताकि आपका काम हो आसान, ठीक है। तीसरा, उस जगह पर ये हम लोग लगा सकते हैं जहां पर B हो ही ना, B वैनिश कर जाए, B खत्म हो जाए, उस केस में, तीनों ही केस में B डॉट DL की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। पहले वाले केस में B डॉट DL क्या आएगा, B डॉट DL आएगा BDL, है ना, cos 0, BDL cos 0, cos 0 होता है 1, तो BDL। इस वाले केस में क्या आएगा, इस वाले केस में आएगा BDL cos 90, cos 90 होता है 0, तो यह आएगा 0। यहां तो B ही 0 है, तो यहां पे BDL की वैल्यू क्या आएगी, 0। समझ में आई बात? आपको ये 3 ही केस देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में और डेरिवेशंस में, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। समझ में आई बात? ओके। एक बात यहां पे और क्लियर कर दूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एम्पियर सर्किटल लॉ में अगर कुछ तारें अंदर से पास हो रही हूं
कुछ बाहर से पास हो रही हूँ। जैसे ये करंट है I1, ये करंट है I2। तो जब आप यहाँ P पे मैग्नेटिक फील्ड B निकालोगे तो वो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, तो क्या रखोगे, I1 रखोगे कि I2 रखोगे? आप रखोगे I2, क्योंकि क्या कह रहा है लॉ, टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। ये तो लूप के थ्रू नहीं पास हो रहा ना, ये तो लूप के थ्रू नहीं पास हो रहा, तो लूप के थ्रू कौन सा पास हो रहा, I2। तो यहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, I2। लेकिन क्या इसका यहां पे इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये भी तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है B, क्या ये सिर्फ इसके लिए है? क्योंकि जनरली अगर हम देखें एक वायर यहां है, एक वायर यहां है, तो यहां पे जो B होगी दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो ये कौन सा वाला B है? ये वो B है जो सिर्फ इसके लिए है, या इन दोनों का जो रिजल्टेंट है? बच्चों ये वो B है जो दोनों का रिजल्टेंट है। मतलब गलत रिजल्ट थोड़ी मिलेगा इससे कि सिर्फ इसी का। अब उस रीजन में तो ये भी प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ इसका मिलेगा, तो इसका क्या? हमें तो चाहिए उस रीजन में, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो इसकी वजह से भी होगी, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ रखना I2। कितना बढ़िया लॉ। और यही गॉस लॉ में भी था कि वहां पे जो आप E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रखते थे, वो जो क्यू चार्ज था वो चार्ज था जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। लेकिन जो E आता था वो उन सारे चार्जेस की वजह से आता था जो अंदर बाहर होते थे, जिनकी वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती थी। तो इस बात को जरा याद रखिएगा। एक चीज का यहां पे ध्यान और रखना है, फिर हम क्वेश्चन शुरू करें। ये जैसे लूप है, ठीक है। अब मान लो इस लूप में से दो वायर्स पास हो रही हैं और दोनों में करंट है सेम डायरेक्शन में, I1 I2। आपको इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो B डॉट डी एल होगा म्यू नॉट इंटू, अब टोटल करंट लूप के थ्रू कितना पास हो रहा है, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अगर एक करंट की डायरेक्शन में बदल दूं, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए करंट्स, अब एक करंट को पॉजिटिव लेना है और दूसरे को नेगेटिव लेना है बच्चों। अब किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है कैसे पता चलेगा? अब आप क्या करो कि इस लूप को एक डायरेक्शन दे दो, किधर भी, वो आपकी मर्जी। इस लूप को आप एक डायरेक्शन दे दो, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव की साइन कन्वेंशन क्या है, लूप को डायरेक्शन दो। लूप को डायरेक्शन देने की जरूरत ही तब पड़ेगी जब करंट दोनों या दो तीन जितने भी हैं उनमें से किसी एक में अपोजिट डायरेक्शन में। जब तक करंट लूप के थ्रू जितनी भी वायर्स पास हो रही हैं सब में सेम डायरेक्शन में, तब तक लूप को कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। हम लूप को यहां पे डायरेक्शन सिर्फ इसलिए दे रहे हैं बच्चों ताकि हमें पता चल जाए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कौन सा I पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है। साइन कन्वेंशन क्या है कि आपने जो भी लूप को डायरेक्शन दी है, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्व करोगे, है ना। अगर इस लूप को मैं यहां से देखूं तो मैंने इसको ऐसे डायरेक्शन दी है ना, तो ऐसे फिंगर्स कर्व होंगी। तो थंब किधर आ रहा है, ऊपर। तो थंब की डायरेक्शन में जो करंट है वो पॉजिटिव लेना है और थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है वो नेगेटिव लेना है। थंब की डायरेक्शन में ये करंट हो गया, इसको पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया, इसको हमने लेना है नेगेटिव। तो B डॉट डी एल क्या लगेगा, म्यू नॉट, कौन सा पॉजिटिव I1, कौन सा नेगेटिव I2। इस तरीके से, ठीक, समझ में आ गई बात। ओके, एक क्वेश्चन कराता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। इस वायर का ये क्रॉस सेक्शन है और मान लो बोला है कि इसका जो रेडियस है वो है R। इसका रेडियस क्या है, R। और इस पूरी वायर में I करंट फ्लो कर रहा है, इस पूरी वायर में I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R
फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर मतलब इसके एक्सिस से, है ना, ये सेंटर, ये ऐसे, ये पूरा एक्सिस है ना इसके, यहाँ से सेंटर से, फ्रॉम इट्स सेंटर सच दैट नंबर 1 r इज लेस देन r, नंबर 2 r इज ग्रेटर देन r। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आपको? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर सच दैट स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। कैपिटल R इसका रेडियस है, यानी हमने यहाँ पे फील्ड निकालनी है इसके अंदर एक पॉइंट P पे, जो इससे कितने इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। थोड़ा बड़ा करके इसको बनाएं, यहाँ पे बनाते हैं, देखो ये है इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक, ये है, और इसका रेडियस है R, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस है R, और हमने फील्ड निकालनी है इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे जो पॉइंट है P, इस पे। समझ में आई बात? ठीक है। और दूसरा हमने निकालना है R ग्रेटर देन R, यानी पॉइंट लेना बाहर, बट पहले हम लोग फर्स्ट वाला केस कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? हम निकालेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि वही हमारा चल रहा है, वही टॉपिक हमने सीखना है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसके थ्रू पास होता हुआ एक एम्पीरियन, इमेजिनरी एम्पीरियन लूप ले लो, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, पहले वाला पार्ट करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि कहता है B.dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। लेकिन I तो इस पूरे में जो है वो करंट है, और लॉ ये कहता है कि यहां पे वो I आएगा विच इज पासिंग थ्रू द लूप। क्या इस लूप से ये लूप है ना, तो इतने हिस्से से जो करंट आ रहा है बच्चों, वो इस लूप से पास होगा। इतने हिस्से में जो करंट है वो तो इस लूप से पास नहीं होगा, लेकिन जो टोटल करंट है I वो है। तो इतने पार्ट से इस वायर के जो करंट आ रहा है वो I नहीं होगा, वो कुछ और होगा। वो कैसे निकालें, उसको भी मैं निकालता हूं। थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, अगर आपके दिमाग में फिर से आ रहा है कि हमने इसको सर्कुलर लूप क्यों लिया है, तो बच्चों सिलेंड्रिकल सिमिट्री होती है वायर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे अभी पीछे बताया। तो हम ये श्योर हैं, हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि इस सेंटर से हर तरफ R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बराबर होगी। तो उन सारे पॉइंट्स को जोड़ा हमने, तो हमारा कैसा लूप बना, सर्कुलर। और तुम याद भी रख सकते हो कि सिलेंडर के लिए सर्कुलर सिमेट्री है यार, उसमें ज़्यादा सोचने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो चलो अप्लाई करें, तो इसको हम I तो ना लिखें, इसको हम लिखें I', ठीक। दूसरी बात ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है, याद है ना। तो अगर मैं यहां पर एक छोटा सा dl लेता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। B और dl के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, और यहां पे ये I' की वैल्यू क्या है बच्चों, तो इसके लिए हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अगर मैं लिखता हूं करंट पर यूनिट एरिया, टोटल करंट है I, कितने एरिया से, इतने एरिया से इतने एरिया से, ये एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर। तो I' क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया इंटू जितने हिस्से से मैंने निकालना है उतने पार्ट का एरिया, विच इज पाई r स्क्वायर, है ना। इतने पार्ट का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, r इसका रेडियस हो गया। समझ में आई बात? पाई से पाई कट गया, b बाहर चला गया, यहां पे क्या बचा, dl का इंटीग्रल म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। dl का इंटीग्रल हो गया 2 पाई r, है ना, म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये लूप है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये जो लूप है, इस पे मैंने छोटा सा हिस्सा लिया dl लेंथ का, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, इस पूरे लूप की लेंथ, इस लूप पे सारे छोटे छोटे dls को जोड़ दिया। इस लूप की लेंथ क्या होगी, इसका रेडियस है r, तो इस लूप की लेंथ होगी 2 पाई r। एक r से r कट गया, 2 पाई को इधर ले जाओ, तो b इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r इंटू स्मॉल r। ये पूरा तो कांस्टेंट है बच्चों, म्यू नॉट कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 2 पाई r पूरा कांस्टेंट। तो मैं ये बोल सकता हूँ b इज प्रोपोर्शनल टू r, यानी जैसे जैसे ये r बढ़ेगा b बढ़ेगा।
ऐसा कैसे हो सकता है, डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ सकती है। बट अभी हम लोग बाहर नहीं जा रहे ना बच्चों इस वायर, अभी तो हम सिर्फ इनसाइड वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ूंगा और बड़ा होता जाएगा ये लूप, और बड़ा होता जाएगा, वायर का और हिस्सा अंदर आता जाएगा, तो सोर्स बेसिकली बढ़ रहा है, वायर का और हिस्सा अंदर आता जाएगा, तो आई जो है वो और अंदर जो आता जा रहा है लूप के वो बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। समझ में आई बात? अच्छा, अब यही पॉइंट ले लिया मैंने बाहर आर डिस्टेंस पे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो एक बार फिर यहां पे सर्कुलर लूप लगाओ पी पे और एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करो, सेकंड पार्ट आउटसाइड, ठीक है। फिर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करो, बी डॉट डी एल, सीधा लिख दूं बी डी एल कॉस 0 डिग्री, है ना, ये ऐसे है ना इसमें, तो इधर इधर बी इधर और डीएल भी आपने सपोज लिया है इधर, तो बी और डीएल के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट। इस बार तो मैं आई ले सकता हूं, बिकॉज इस बड़े वाले लूप के अंदर अगर मैं पॉइंट बाहर लेता हूं तो इस लूप के अंदर से पूरी की पूरी वायर पास हो रही है ना, तो करंट कितना लेंगे, आई लेंगे। बी बाहर चला गया, इनसाइड वाले का कुछ नाम दे दो, इनसाइड वाले को तुम नाम दे दो बी आई, दोनों में बी आई, बी अच्छा नहीं लग रहा, और आउटसाइड वाले का हम लोग नाम दे देते हैं बी ओ, ठीक। डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, डी एल का इंटीग्रल 2 पाई आर, उसको उधर लेकर जाऊंगा तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये फील्ड है बाहर के किसी पॉइंट पे, ये फील्ड है अंदर के किसी पॉइंट पे, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अंदर वाले पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया, बाहर वाले पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आया, जो सिंपल ऑब्वियस बात है। ये तो वही रिजल्ट आ गया जिसको लेके हम घूम रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से। ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा दूर जाऊंगा, सोर्स से दूर होता जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, तो R बढ़ेगा, B कम होगा। ठीक, अब एक छोटा सा ग्राफ भी हम लोग प्लॉट कर लें। तो डिस्टेंस के साथ अगर B का ग्राफ बनाते हैं ऐसे सिलेंडर के लिए, तो जब तक डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर नहीं हो जाता, मैं सेंटर से शुरू हो रहा हूं इसके, ये सेंटर है, R बढ़ता जा रहा है, जब तक ये रेडियस के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक B प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, R रहेगा, है ना। तो ग्राफ बनेगा ऐसे, ये है सरफेस पे जो इसकी वैल्यू होगी, यहां तक मैं पहुंच गया, सरफेस पे मैं आ गया, सरफेस पे एट सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, है ना। तो B क्या हो जाएगा, बी आई कितना हो जाएगा, B, अब इसको लिख दो बी एस एट सरफेस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई R इंटू कैपिटल R, इससे ये कट गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो है पॉइंट ये सरफेस का, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। ठीक, अब बाहर चले गए तो इट इज प्रोपोर्शनल टू R, R इंफिनिटी होगा तब जाके भी 0 होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा घटता हुआ, लेकिन एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक, समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन, इसके दोनों पार्ट्स और ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो आपको डेरिवेशन करके दिखाई है एक तरीके से कि अंदर ये फील्ड है, बाहर ये फील्ड है, इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो खूब प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स खूब प्रैक्टिस करने हैं बच्चों, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा फिजिक्स में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि फिजिक्स नहीं आती, कैसे आए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। ठीक है, तो खूब प्रैक्टिस करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।